दोस्तों दोस्तों शायद आपको पता होगा कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमारे आहार तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहायक होते हैं। इन्हें गुड बैक्टीरियाज फॉर गट हेल्थ भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे पाचन में और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें गुड बैक्टीरियाज कहते हैं। ये बैक्टीरियाज कुछ हमारे दैनिक भोजनों में पाए जाते हैं, जैसे कि दही में होते हैं, अचार में होते हैं और कुछ फर्मेंटेड फूड जो कि हम खाते हैं इडली, डोसा, ढोकला आदि में, और श्रीधान्यम से बनी हुई आंवली में भी होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इडली डोसे से संबंधित है। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इडली डोसा कैसे हमें फायदा करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की कि फर्मेंटेशन ही अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोसेस है हमारे आहार तंत्र के लिए। तो फर्मेंटेड होते हैं जब, तो इनमें गुड बैक्टीरियाज पनपते हैं, और जब वो हमारे आहार तंत्र में जाते हैं तो उसे पचने में और हमारी गट हेल्थ को ठीक करने में सहायक होते हैं। तो इसलिए फर्मेंटेड फूड हमें अपनाना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार तो अवश्य हमें कुछ न कुछ रूप में खाना चाहिए। तो फर्मेंटेड फूड अपने आप में एक अच्छा हो गया। फिर दूसरी बात ये कि जो इडली डोसा का हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें मतलब कुछ मात्रा चावल की होती है, कुछ मात्रा दाल की होती है, और हम उसमें सॉफ्ट बनाने के लिए मेथी दाना आदि डालते हैं। तो ये सब जो उसकी प्रिपरेशन का तरीका है और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। इसमें कुछ मात्रा चावल की है जिसमें कि प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हमारी बॉडी के लिए कुछ मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसमें दाल है, तो वो हो गया प्रोटीन सोर्स, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर अब आ गए हम हमारे श्रीधान्यम पे, क्योंकि हम अभी श्रीधान्यम श्रृंखला में इडली डोसा या जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं वो श्रीधान्यम से बना रहे हैं। तो अब अगर हम यही इडली डोसा जो फर्मेंटेड भी है और प्रॉपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन भी है, वो अगर हम श्रीधान्यम से करेंगे तो सोचिए, हो गया ना सोने पे सुहागा। तो एक तो इडली डोसा के सारे गुण और वो भी श्रीधान्यम के साथ, तो यही इडली डोसा हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं मेरी रसोई में और इसके सारे प्रिपरेशन का तरीका, क्या क्या सावधानियां रखनी है वो सब देख लेते हैं। ये वही कुटकी है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, सोख करके सुखाकर तैयार की थी। तो 3 घंटे के लिए भिगा दी है, और उड़द दाल भी 3-4 घंटे के लिए भिगा दी है। तो ये अच्छे से तैयार है। 3:1 का रेशो लिया है, 3 कटोरी कुटकी और 1 कटोरी उड़द दाल। अब इसे पीस लेते हैं। ये हमारा बैटर तैयार है। अब इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए हम 7-8 घंटे के लिए रख देंगे। गर्मी के दिनों में जल्दी तैयार हो जाता है, ठंड के दिनों में कुछ टाइम लेता है। तो 7-8 घंटे बाद हमने चेक किया, ये अच्छे से फूल कर तैयार है। तो अब इसके हम इडली बना लेंगे। इडली के पॉट में पानी लेकर नींबू डाल देंगे और इडली के ट्रे में तेल से अच्छे तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब इसमें इडली का बैटर हम पोर कर देंगे। 1-1 चम्मच लगभग डालेंगे हर खांचे में, ताकि ये फूल कर आपस में मिले नहीं। अब इसे हम पॉट में जमा लेंगे अच्छे से और ढक्कन लग के पकने के लिए रख देंगे। नमक वाली क्लिपिंग भूल गई थी मैं, तो नमक हमें पकाते वक्त डालना है। अब 12-15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे नाइफ डालकर। तो अगर साफ नाइफ निकलता है मतलब हमारी इडलियां तैयार हैं। अब 1-1 चम्मच लगभग पानी इसमें डालेंगे, ताकि बहुत सॉफ्ट और स्पंजी इडली रहेंगी, सूखी सूखी नहीं बनेंगी। एक्स्ट्रा पानी हम हटा देंगे और किसी भी नाइफ की मदद से इडलियों को निकाल लेंगे। ये पानी डालने की टिप बहुत ही कामगार है, इससे ट्रे भी बहुत साफ रहती है और इडली भी सॉफ्ट बनती हैं। अब इन इडलियों को हम सर्विंग पॉट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी साफ ट्रे है। तो ये इडली बन गई। अब हम डोसे पे आ जाते हैं। डोसे का बैटर हल्का पतला रहेगा इडली से, तो थोड़ा सा पानी मिला देंगे और किसी भी आयरन तवे में या नॉन स्टिक तवे पे, जिस पे भी आप बनाते हैं, 1 चम्मच लगभग डालकर अच्छे से फैला लेंगे और इसे अब ढकेंगे नहीं। थोड़ा सा तेल डाल लेंगे
हालांकि डोसे को पलटते नहीं हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से निकाल कर और मैं पलट लेती हूँ ताकि कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। हालांकि डोसे को कहते हैं दोनों तरफ से पलटने की जरूरत नहीं होती। तो ये अच्छे से सिक कर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कुटकी का कितने टेस्टी और टेम्पटिंग डोसा इडली तैयार है। अगर आप मसाला डोसा बनाना चाहते हैं तो इसके बीच में आलू की फिलिंग डाल दीजिए, तो ये मसाला डोसा तैयार हो जाएगा। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए। अब हम आ जाते हैं इनकी सावधानियों पर। तो जैसे हमारी एक सावधानी होती है कि हमें श्रीधान्यम पहले से भिगाना होता है, तो वो तो इसमें वैसे ही हल हो गई, क्योंकि इडली डोसा में हम चावल भी भिगाते ही हैं, या फिर हमने पहले से वो भिगाकर और सुखाकर जो रखा था श्रीधान्यम वो हमने यूज कर लिया, तो वो सावधानी तो इसमें वैसे ही हल हो गई। फिर दूसरी ये कि हमें एक बार में एक ही अनाज खाना है। जैसे अगर हमने शाम को इडली डोसा की तैयारी की है, तो अगर हम कंगनी का इडली डोसा बना रहे हैं तो ऐसा ना करें कि सुबह हमने कुटकी खा ली और शाम को कंगनी का डोसा खा लिया। ये सावधानी जरूर अपनानी है। तो अगर हम कंगनी का डोसा बना रहे हैं शाम को और दिन में भी हमें उसी की रोटी खानी है या कुछ राइस वगैरह खाना है, तो हम उसी का खाएं, कंगनी को ही खाएं, क्योंकि एक दिन में हम दो अलग अलग श्रीधान्यम को यूज नहीं करेंगे। इससे हमारे गट हेल्थ पे थोड़ा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सावधानी हमें जरूर अपनानी है। तीसरी सावधानी हमें ये अपनानी है कि हमें अनपॉलिश्ड मिलेट्स यूज करना है। और मिलेट्स ही क्यों, हमें हमेशा दूसरे दाल वगैरह जब लेते हैं या दूसरी चीजें भी लेते हैं, तब कोशिश करनी चाहिए कि अनपॉलिश्ड हो, क्योंकि पॉलिशिंग के दौरान कई केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिससे उस चीज का पौष्टिक तत्व खत्म हो जाती है और वो केमिकल्स का हमें दुष्प्रभाव हमें ही झेलना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बहुत चमकीली, चिकनी और बहुत ज्यादा अच्छी दिखने वाली चीजें ना यूज करें। जैसे सब्जी वगैरह में भी हम देखते हैं कि बहुत चमकीली और बहुत सुंदर जो चीजें दिखती हैं, वो कई बार पता चलती हैं कि उसमें रंग किया हुआ था, या कुछ ऐसी दूसरी चीजें, जामुन वगैरह हम देखते हैं या परवल अगर देखते हैं तो उसमें हरा कलर कर देते हैं। तो हमेशा ऐसी बहुत चमकदार चीजें उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। चौथी सावधानी इसको धोते और भिगोते समय की है। तो हमें 1 या 2 पानी से ही धोना है इसे, और बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है, क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं उसमें लिग्नाज होते हैं और वो हमें लूज नहीं करना है। अगर वो लूज कर दिया तो इसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो इसे बहुत रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है, हल्के हाथों से धोना है और उतने ही पानी में सोक करना है जिस पानी को हम बाद में यूज कर सकें, क्योंकि अगर जब हम इसको भिगोते हैं तो कई न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं, और अगर हम उसको फेंक देंगे तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सावधानी हमें जरूर अपनानी है कि कम पानी में भिगोना है और उस पानी को हमें यूज कर लेना है। और फिर इसी के साथ एक और सावधानी प्रकृति से संबंधित भी है कि जब भी हम इस धोएं इसे, या फिर कुछ भी चावल दाल आदि भी धोएं, तो उसका जब धोने के बाद पानी निकलता है तो उसे फेंकें ना। वो हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उसे हम धो के किसी एक पॉट में एकत्रित कर लें और अपने पेड़ पौधों में डाल दें, ताकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे पेड़ पौधों को भी मिल जाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ अगर आपके सुझाव हों तो वो भी बताइएगा, ताकि हम सबको जानकारी मिले और हम सब लाभान्वित हो सकें। तो अब मैं विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।